मॉर्निंग मैम। मैम, आपको कौन नहीं जानता। मुझे नहीं लगता आपके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। फिर भी आप डॉक्टर अस्मा खान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, आपका अपना भारत हॉस्पिटल गोर्धनपुरा कोटा में है। ये आपका अपना अस्पताल है और मैं जब भी यहाँ आई हूँ मैम, मैंने यहाँ हमेशा आपको मरीजों से घिरा हुआ ही पाया है। अब इसे आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कहें या आपका व्यवहार आपके पेशेंट्स को हमेशा से प्रभावित करता रहा है, जिससे कि आज हम आपको सफलता की ऊंचाइयों पर देख पा रहे हैं। मैम, आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसा कोई इंसिडेंस रहा हो जो कि आपको लगता है हाँ, इसकी जागरूकता आम जनता में होना अति आवश्यक है, वो आप हमारे साथ शेयर करें प्लीज़ मैम। देयर वाज वन पेशेंट, शी वाज प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब अवल नाल जिसे हम नीचे रहने को हम, और ये सबसे वन ऑफ द डिफिकल्ट केसेस, सबसे जटिल केस मानते हैं हम इसको हमारी प्रैक्टिस में। तो हमने उस पेशेंट को एडमिट करा था और हमने उनके साथ वालों से ब्लड की व्यवस्था के लिए बात करी थी। तो पेशेंट और उसके रिश्तेदार जो थे बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं मैडम, आपको जब जरूरत लगेगी तो हम ब्लड की व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट के दिमाग में ये होता है कि यार डॉक्टर जो है वो ऐसे ही ब्लड की व्यवस्था के लिए हमसे फोर्स कर रहे हैं, या पेशेंट को जो है वो जरूरत नहीं है ब्लड की। हमारे पिछले ऑपरेशन में ब्लड नहीं लगा था, हमारे पिछले जिस हॉस्पिटल में हमने डिलीवरी कराई थी वहाँ ब्लड की आवश्यकता नहीं थी, बट पेशेंट काफ़ी सीरियस हो गई थी उस टाइम। वो अवल नाल बहुत नीचे थी, हमें उस टाइम इमरजेंसी में उसकी बच्चेदानी भी निकालनी पड़ी पेशेंट की जान बचाने के लिए, और पेशेंट के हाथ में ब्लड नहीं था। सो ये एक ऐसी कंडीशन थी जिस टाइम मुझे लगा कि जैसे सरकारी हॉस्पिटलों में ऑलरेडी वो लोग पहले ही ब्लड की व्यवस्था कराते हैं तभी वो पेशेंट को हाथ लगाते हैं। आजकल प्राइवेट प्रैक्टिस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतना जोर नहीं होता ब्लड को लेकर, लेकिन मैं आपसे यही सारी जो भी लोग ये चीज सुन रहे हैं या जो भी लोग इस स्टेज से गुजरते हैं, या अगर आपको आपके डॉक्टर ने सलाह दी है कि ब्लड की व्यवस्था करी जानी चाहिए, तो कृपया उस चीज को थोड़ा आप सीरियसली लें। और सिर्फ व्यवस्था ही कराने को बोला है, लाने को नहीं बोला है, तो वो थोड़ा सा एक आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, अगर क्योंकि आप हमारे पास आए हो किसी विश्वास के साथ आए हो, तो अगर आपका डॉक्टर आपसे कुछ कह रहा है कि नहीं आपको ये करवाना चाहिए तो वो करवाना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज है लेकिन इसके बारे में जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वी आर डीलिंग विथ, हम जिन लोगों से डील कर रहे हैं, जिस क्लास ऑफ पीपल से डील कर रहे हैं, दे आर 99.99% फीमेल्स होती हैं। जैसे जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है एंड वो हमसे कहता है कि मैडम हमें नॉर्मल डिलीवरी करानी है, या हम जो है हम चाहते हैं कि बच्चा स्वस्थ हो, तो ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। आप हमसे आके एक्सपेक्ट करते हो कि मैडम चूंकि ये 9 महीने आपका इलाज चल रहा था, इसीलिए बच्चा भी स्वस्थ होना चाहिए, डिलीवरी भी नॉर्मल होना चाहिए, मरीज को भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड गो वेरी स्मूथली, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। लेकिन कभी कोई पेशेंट का रिश्तेदार, हस्बैंड, घर वाले ये नहीं सोचते कि ये जिम्मेदारी डॉक्टर से ज्यादा मरीज की और मरीज के घर वालों की होती है। मैं आपसे सिर्फ एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लीस्ट टॉपिक के बारे में आपको छोटा सा एक सिर्फ यही आपको बोलना चाहूंगी कि पेशेंट के पोषण के बारे में अगर हम शुरुआत से ध्यान रखें, शुरुआत कहाँ से, प्रेग्नेंट होने से नहीं, किशोरावस्था से, अडोलेसेंस से, जब भी एक लड़की अपनी माहवारी शुरू होती है या उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट वहीं से हम अगर उसको बोलेंगे स्टार्ट होता है, आप अगर वहां से लड़की के हेल्थ पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा जो एक लॉन्ग टर्म आउटकम होता है वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता कि कल डिलीवरी है और आप 15 दिन पहले उसको बहुत अच्छे दवाई खिला दो, बहुत अच्छी डाइट दे दो तो यू विल गेट अ हेल्दी बेबी, एक स्वस्थ बच्चा होगा। किसान अपनी फसल बोने के पहले क्या करता है, वो अपनी जमीन को तैयार करता है, वो अच्छे से अच्छे उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालता है, उसके अंदर खाद अच्छी डालता है, अच्छा बीज लाता है। अच्छी फसल तैयार करने के लिए बहुत पहले से तैयारी की जाती है। तो हमें यही एग्जाम्पल, हमें यही उदाहरण अपनी फीमेल्स के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। एक अच्छी स्वस्थ संतान के लिए हमें एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ माँ का शरीर चाहिए होता है, लेकिन वो उस दिन से नहीं। यूजुअली इंडियन सिनेरियो में क्या होता है, जैसे प्रेग्नेंट होती है 9 महीने उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, 9 महीने उसकी खिलाई पिलाई होती। पहले क्या हुआ है हमें नहीं पता। एक 19-20 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है, वो बहुत जल्दी 6 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो एक कमजोर माँ के शरीर के ऊपर एक बच्चा लग गया, अब वो बच्चा भी कमजोरी पैदा होता है। सो आपका आउटकम क्या है, आपको मिला क्या, एक कमजोर माँ और उसने कमजोर बच्चे को जन्म दिया। कमजोर बच्चे को जन्म देने से क्या होता है, बच्चा जब जन्म से ही कमजोर होता है तो उसको हमेशा बीमार रहना, हमेशा उसको बहुत बार डॉक्टर के पास दिखाना, उसको दवाइयां चलना, तो वो जो एक साइकिल है, हम ये सोचते कि हमारा बच्चा बार बार बीमार होता है, आप ये नहीं सोचते कि बीमार क्यों होता है, दूसरे बच्चे क्यों नहीं होते।
तो हम जो है वो बेसिकली हमें जो शुरुआत करनी है, जो इनिशिएशन पॉइंट है, दैट इज द हेल्थ ऑफ मदर, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है कि 9 महीने तक बहुत लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पेशेंट खुद भी अपना ध्यान रखता है, घर वाले भी बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन डिलीवरी होने के तुरंत बाद जो है सारा फोकस बच्चे पे चला जाता है। 1.25 महीने तक माँ को बहुत अच्छी खिलाई पिलाई होती है। 40 डेज के बाद जैसे ही 40 डेज खत्म होते हैं, सब लोग बच्चे के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, जितना हम लोग जानते हैं, जितना हमने पढ़ाई करी है, एक शरीर से जब बच्चा पैदा होता है, वो नॉर्मल हो या सिजेरियन, उस शरीर को वापस अपनी नॉर्मल टोन में आने के लिए 2 साल लगते हैं। तो मिनिमम 2 इयर्स तक कोई प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना। 2 इयर्स तक रिपेयर, वेयर एंड टेयर, कोई मकान भी होता है उसका भी वेयर एंड टेयर होता है, तो उसको एक शरीर को वापस डिलीवरी के बाद नॉर्मल होने में कम से कम 2 साल लगते हैं। तो आपको कम से कम 2 इयर्स तक मदर को मेंटेनेंस, क्योंकि 1.5 साल तक तो मदर दूध ही पिलाती है, तो वो जो रिपेयर होता है, वो जो आपकी जोड़ घटाव की प्रक्रिया होती है माँ के शरीर में, वो कम से कम 1.5 से 2 साल चलती है। तो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना उन 2 सालों में। डाइट, जब तक आपका बच्चा दूध पीता है तब तक आपको कैल्शियम इंटेक प्रॉपर रखना है। और 1.25 महीने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है मेरे हिसाब से, 1.25 महीने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। 1.25 महीने इट इज जस्ट अ रेस्टिंग पीरियड, क्योंकि वो 40 डेज के अंदर जितने भी हमारे जैसे बच्चेदानी है या और भी कोई शरीर में जो मेजर बदलाव आते हैं, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि 1.25 महीने के बाद जो है वो आप बिल्कुल नॉर्मल हो और आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप रूटीन एक्टिविटीज, नॉर्मल होने का 40 डेज का मतलब है कि आप रूटीन एक्टिविटीज रीगेन कर सकते हो, घर का काम, बाकी जो भी आपकी रूटीन एक्टिविटीज हैं। बट जहां तक डाइट की बात करूंगी, जहां तक दूसरे बच्चे की बात करूंगी, मिनिमम 2 से 3 इयर्स का गैप होना जरूरी होता है। पोषण में जब तक अब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें कैल्शियम का इंटेक, आयरन का इंटेक होना बहुत जरूरी होता है। और आप जितना ज्यादा गैप रखेंगे बच्चों में, उतनी ज्यादा बच्चे के हेल्थ पे बेनिफिट होता है, वो पहला दूसरा जो भी होता है। दैट्स ग्रेट एग्जाम्पल यू हैव कोटेड। बहुत अच्छी तरीके से आपने इस चीज़ को बताया है एज अ अवेयरनेस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।